आदरणीय व सम्मानीय मतदाताओं, नमस्कार। मैंने अपना पिछला पश्चिमी दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ा था। उससे पहले के 6 चुनाव से लड़े थे। आप कहेंगे, जब आपके पास पैसे ही नहीं होते हैं तब आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के समय में चुनाव लड़ना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको बड़ी से बड़ी पार्टी से भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाएगा। हाँ, इसके लिए आपके पास कुछ अच्छे संपर्क और सिफारिश होनी चाहिए। मेरा इरादा आप पर शासन करने का नहीं, बल्कि आप मतदाताओं का सेवक बनना है। जिसको आप पर शासन करना है वो ही चुनाव प्रचार में बहुत सारा धन खर्च करेगा और टिकट के लिए जुगाड़ लगाएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार मतदाता मुझे सेवा का मौका दे दे, तब उनको इतना जागरूक कर दूं कि भविष्य में कोई भी नेता जनता के पैसों का घोटाला न कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जागरूक होकर मुझे चुनना होगा और मेरा साथ देना होगा। आज आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं सन 2012 में जैन साधु बनने का पूरा विचार बना चुका था, लेकिन मेरी मां ने मुझे अनुमति नहीं दी, जो पुत्र मोह में फंसी हुई थी। शायद मेरी मां मेरी सेवा भावना को जानती थी, इसलिए अपनी सेवा हेतु रोक लिया था। फिर एक दिन 21 अक्टूबर 2017 को मेरी मां की मृत्यु हो गई। पूर्व पत्नी के मुझे छोड़कर जाने से लेकर 21 अक्टूबर 2017 तक 7.5 साल अपनी मां की सेवा करता रहा। उस दौरान अनेक ऐसी बातें हुई जिससे मैंने जैन साधु बनने का विचार त्याग दिया, क्योंकि कुछ ऐसे अनुभव हुए कि जैन साधुओं के पास जाने वाली के लिए संख्या केवल जैन धर्म को मानने वालों की ही थी और अन्य जाति या धर्म के व्यक्ति उनके पास नहीं आते थे, जबकि मेरी सेवा भावना हमेशा से इंसान और इंसानियत के प्रति रही है। उसके लिए कभी उसके कपड़े या जाति या धर्म को कभी नहीं देखा। बस इसी कारण से मां के जाने के बाद अपने बिजनेस करते हुए ही समाज और देश की सेवा में लगा रहता हूं। मेरे मामा स्वर्गीय श्री जगदीश राय जैन छोले वाले की छोटी बेटी व मेरी ममेरी बहन श्रीमती शशि जैन के द्वारा यह समझाने पर कि संसारिक जीवन में रहकर भी साधुओं जैसा व्यवहार अपनाकर संसार में रह सकते हो, इसके लिए वैराग्य जीवन में जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि साधु जीवन से ज्यादा मानव कल्याण के कार्य कर सकता है, क्योंकि साधु जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए कई प्रकार की सेवा करने में दिक्कत होगी। फिर मैंने जैन साधु बनने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। मगर अक्सर जैन साधुओं के पास जाने के दौरान अनेक महाराज साहब मुझे कह चुके हैं कि तेरे हाथों की लकीरें एक दिन तुझे साधु जरूर बनाएंगी। एक दिन मेरी आत्मा को परम पिता परमेश्वर का आदेश हुआ कि नेकी के रास्ते पर खुद ऐसे ही चलो और दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करो। वैसे मेरी आत्मा और विचार किसी एक समाज में नहीं बंधना चाहते हैं। संसार में बसे सभी जीवों की रक्षा करना और उनके लिए कुछ सार्थक कार्य करने के उद्देश्य से ही अपना सरनेम सिरफिरा रखा हुआ था। मेरी एक जानकार महिला का कहना है कि आप समाज में रहकर ही नेकी के कार्य करो। बस उसी कारण से हर बार सादगी से चुनाव लड़ता हूं कि शायद कभी मेरे मतदाताओं का विवेक जाग जाए और शासक के स्थान पर सेवक को चुन ले। इस बार चुनाव लड़ने से पहले मुझे जन लोकपाल आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के यहां से टिकट लेने के लिए कुछ लोगों ने कहा था। मैंने उनको तब ही कहा था कि मेरे जैसे फकीर को यह पार्टी भी उम्मीदवार नहीं बनाएंगी, क्योंकि मैं सन 2013 आप पार्टी में आवेदन भी किया, लेकिन अपने अनुभवों से जाना कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी अन्य पार्टियों से अलग नहीं है। इसमें भी पारदर्शिता के नाम पर बहुत ज्यादा लापरवाही का आलम है। यहाँ यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि दूसरों को उपदेश देना आसान है, मगर उन उपदेशों का स्वयं पालन करना बहुत कठिन है। गुड़ खाने वाला व्यक्ति गुड़ ना खाने का उपदेश देता अच्छा नहीं लगता है।
पार्टी द्वारा खासतौर पर उत्तमनगर विधानसभा की सीट से देशराज राघव को अपना प्रत्याशी बनाने को लेकर उठे विवाद ने पार्टी की ईमानदारी और प्रत्याशी चुनने की पूरी चयन प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। मैंने पूरी चयन प्रक्रिया की अपनी जांच में पाया कि पारदर्शिता के नाम पर केवल ईमानदारी का मात्र दिखावा है। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से यह पूछता हूं कि क्या किसी नेता के खिलाफ कभी किसी आम आदमी एफआईआर दर्ज करवा पाया है, या आपने अब तक कितनी दर्ज करवाई और कितनों में आप सजा दिलवा पाए हैं? जो आपको देशराज राघव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और आप सबूत भी उन लोगों से मांग रहे थे जो स्वयं एक आम आदमी है। आप और आपकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूर्व विधायक मुकेश शर्मा को भ्रष्टाचारी कहते थे। तब आपके पास ऐसे कौन से सबूत थे जो उनको भ्रष्टाचारी साबित करते हैं? तब आपने या आपकी पार्टी ने अब तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? आपके उम्मीदवार देशराज राघव ने लोकायुक्त को दिए अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया कि वो पिछले 15 साल से मुकेश शर्मा का सहयोगी रहा है और उसके पास 4 राशन व तेल डिपो के संभालने की जिम्मेदारी थी, जब हमारे देश की न्यायपालिका हत्या करने वाले के सहयोगी को भी अपराधी मानती है। तब आपकी पार्टी ऐसी कौन सी गंगोत्री है जिसमें डुबकी लगाते ही उसके सभी पाप धुल जाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने देशराज के राशन या तेल की दुकानों के ग्राहकों से पूछताछ की थी? क्या उनको सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला पूरा राशन मिलता है या नहीं, और आपको पूरा तेल बिना झाग के मिलने के साथ ही आपसे लिए पैसों की रसीद मिलती थी? मुझे अपने परिवार का अनुभव तो मालूम है कि जब मेरी माँ काफी साल पहले इनकी दुकान पर तेल लेने जाती थी तब कभी पूरा तेल नहीं मिला। एक बार मेरी मम्मी द्वारा इनके ड्रम में तेल पूरा ना देने पर अपना बर्तन का तेल वापस डाल दिया। तब पता नहीं कैसे हमारा तेल का डिपो ही बदलवा दिया था। इससे पता चलता है कि उपरोक्त व्यक्ति द्वेष भावना से पीड़ित है, जैसे आपके द्वारा सरकार व अन्य व्यक्तियों की गलत नीतियों के विरोध करने पर आप या आपके कार्यकर्ताओं पर, या यह कहूँ मुझ पर हमले हो रहे हैं। यानी अन्याय का जो भी विरोध करेगा उसका मानसिक या शारीरिक रूप से शोषण होना तय है। जैसे कभी आप आम आदमी के दिल में दबी आवाज को एक बुलंद आवाज दिया करते थे, मगर अब सत्ता की भूख ने उस आवाज को दबा दिया है। अब तो आप नशे की दिल्ली बनाकर एक अलग ही संदेश दे रहे हो। मैं अभी भी अपने लेखन के माध्यम से पिछले 30 साल से आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। बाकी फिर कभी इंतजार कीजिए किसी खास अवसर का। आपका अपना उत्तमनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक। चुनाव चिन्ह कैमरा। 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 कैमरा।